श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक चैप्टर बी ब्लॉक टॉपिक पढ़ रहे थे, तो उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हम क्वेश्चन कर रहे थे, तो क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न हाइड्राइड को सहसंयोजक लक्षण के। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ बीएससी और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का चैप्टर है फर्स्ट ईयर, ठीक है। और कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा निम्न हाइड्राइड को सहसंयोजक लक्षण के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन है निम्न हाइड्राइड को सहसंयोजक लक्षण के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सहसंयोजक लक्षण के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। और क्वेश्चन में कौन कौन सा है देखिए, H2O, H2S, H2SE, H2TE, ठीक है। सहसंयोजक लक्षण का घटता हुआ क्रम देखिए, सबसे ज्यादा सहसंयोजक लक्षण होते हैं H2TE में, तो इसको आगे जाएंगे। H2TE में सहसंयोजक लक्षण ज्यादा, फिर H2SE में, और फिर H2S में, और फिर H2O में। ये सहसंयोजक लक्षण का घटता हुआ क्रम है, ठीक है। तो क्या हुआ देखिए, जब यहाँ ऋणायन है OSSCTE, ऋणायन का साइज बढ़ने से सहसंयोजक लक्षण का मान बढ़ता है आयंस नियम के अनुसार, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, इसी में कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन निम्न हाइड्राइड को सहसंयोजक लक्षण का क्रम क्या होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न हाइड्राइड को अम्लीयता के क्रम में घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्न हाइड्राइड को अम्लीयता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अम्लीयता के, अब हाइड्राइड वही है H2O, H2S, H2SE और H2TE। जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो MH बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। MH, यहाँ M का मतलब ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो MH बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। यहाँ M का मतलब किससे, ऑक्सीजन फैमिली के सदस्य से, ठीक है। या E कह दो, M कह दो। ये बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, ये बॉन्ड लेंथ बढ़ने से ये बॉन्ड वीक हो जाता है, H+ के निकलने की संभावना बढ़ जाती है। और H के निकलने की संभावना बढ़ जाती है तो अम्लीय व्यवहार भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा अम्लीय होगा H2TE। सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, H2TE। हमसे कोई पूछेगा तो हम बताएंगे कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ने के कारण बंध लंबाई का मान बढ़ता है। बंध लंबाई बढ़ने के कारण बंध कमजोर होता है, और बंध कमजोर होने के कारण H के निकलने की संभावना अधिक होती है, अर्थात इसका अम्लीय व्यवहार भी क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। दो क्वेश्चन थे सहसंयोजक लक्षण के बारे में और अम्लीयता के बारे में क्वेश्चन, ठीक है। अगली बात है हैलाइड्स की। अगला अपना टॉपिक है हैलाइड का। तो जो हैलाइड है, एक तो धात्विक तत्वों के हैलाइड होते हैं और एक अधात्विक तत्वों के हैलाइड होते हैं। देखिए हैलाइड्स में क्या बात है, देखिए हैलाइड कब बनते हैं, जब पी ब्लॉक के एलिमेंट हैलोजन से जुड़ते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, हैलाइड बनाते हैं। हैलोजन से
अभिक्रिया कर पी ब्लॉक के तत्व हैलाइड में परिवर्तित हो जाते हैं। अधात्विक तत्वों के हैलाइड्स पी ब्लॉक में अधात्विक तत्वों के हैलाइड्स सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं? सहसंयोजक प्रकृति के। अगली बात, यदि धात्विक तत्व हैलाइड बनाते हैं तो धात्विक तत्व के हैलाइड आयनिक प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? आयनिक प्रकृति के होते हैं। सहसंयोजक हो गए और कौन से हो गए? आयनिक प्रकृति के। और जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो धनायन का आकार छोटा होने के कारण आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं दाएं जाते हैं तो बाएं से दाएं जाते हैं तो धनायन का आकार छोटा होने के कारण दुर्वहन क्षमता में वृद्धि होती है। अर्थात सहसंयोजक लक्षण का मान बढ़ता है। सहसंयोजक लक्षण का मान बढ़ता है। फायंस नियम के अनुसार है। इसके अनुसार है फायंस नियम। अब फायंस नियम में हम सहसंयोजक लक्षण और आयनिक लक्षण की पता कैसे लगाते हैं, देखिए। फायंस नियम क्या कहता है? फायंस नियम में हम धनायन को चेक करते हैं। मान लो एक धनायन है और एक ऋणायन है। धनायन है और ऋणायन है। जब ऋणायन कॉमन है तो हम चेक करते हैं धनायन को, और जब धनायन कॉमन है तो हम चेक करते हैं ऋणायन को। और सबसे पहले धनायन के साइज की बात की जाती है। धनायन का साइज जितना बड़ा होगा सहसंयोजक लक्षण उतने ही कम होंगे। क्या होंगे? कम। ऋणायन का साइज जितना बड़ा होगा सहसंयोजक लक्षण उतने ही अधिक होंगे। ये फायंस का नियम। ठीक है, तो हमने ये बात कही कि जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो धनायन का आकार छोटा होने के कारण सहसंयोजक लक्षण के मान क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। हमने ये भी कही कि अधात्विक प्रकृति के जो तत्व हैं वो सहसंयोजक लक्षण रखते हैं, उनके हैलाइड सहसंयोजक लक्षण रखते हैं। धात्विक प्रकृति के जो हैं वो आयनिक गुण रखते हैं। ठीक है, और फिर हमने ये भी कहा फायंस नियम के अनुसार जब धनायन का आकार छोटा होता है सहसंयोजक लक्षण का मान बढ़ता है।
यदि ऋणायन के आकार चेक करते हैं तो ऋणायन का आकार बड़ा होने से सहसंयोजक लक्षण का मान भी बढ़ता है। एक क्वेश्चन है, निम्न को सहसंयोजक लक्षण के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन है, निम्न को सहसंयोजक लक्षण के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन में कौन कौन है देखिए, AlF3, AlCl3, AlBr3, AlI3, ये हमारे पास है। हमने कभी फाइनेंस के नियम से पढ़ा था कि यहाँ धनायन धनायन कॉमन है, AlAl कॉमन है, तो अब किसको चेक करेंगे, ऋणायन को। और ऋणायन का साइज हमने ऐसा लिखा था, यहाँ धनायन लिखा था, यहाँ ऋणायन लिखा था। और ऋणायन का साइज जब बढ़ता है तो सहसंयोजक लक्षण का मान बढ़ता है। ऋणायन का साइज बढ़ता है तो सहसंयोजक लक्षण का मान बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा किसमें हुए, FClBrI, FClBrI ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो I का साइज बड़ा है, तो ऋणायन जिसमें I है उसके सहसंयोजक लक्षण का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहाँ किसका होगा, AlI3, तो AlI3 को यहाँ ले आओ, AlI3 सहसंयोजक लक्षण ज्यादा, जिसमें सहसंयोजक लक्षण का मान जितना ज्यादा उसमें आयनिक लक्षण उतने ही कम। AlBr3, फिर AlCl3, फिर AlF3, ये हो गया सहसंयोजक लक्षण वितरण। AlF3 जो है ये आयनिक प्रकृति का होता है, आयनिक प्रकृति का हैलाइड होता है। ये होता है उभयधर्मी प्रकृति का या मध्यवर्ती गुण कह लो, आयनिक और सहसंयोजक के बीच का गुण, मध्यवर्ती गुण, ये दोनों सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। सहसंयोजक प्रकृति कौन सी प्रकृति के होते हैं, सहसंयोजक प्रकृति। तो जब ऋणायन का साइज बढ़ता है तो ऋणायन के साइज बढ़ने के कारण सहसंयोजक लक्षण का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, अगला हेडिंग अपना रहेगा वर्ग 13 से 16 के तत्वों के वर्ग 13 से 16 के तत्वों के हाइड्राइड ऑक्साइड, हाइड्राइड ऑक्साइड, ऑक्सी अम्ल हैलाइड, ऑक्सी अम्ल एम हैलाइड, वर्ग 13 से 16 के तत्वों के हाइड्राइड्स, ऑक्साइड, ऑक्सी अम्ल एवं हैलाइड। ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जब ग्रुप में अप डाउन जाते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के 13 वर्ग की बात कर रहे हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति का मान बढ़ता है। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति का मान क्या होता है, बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति का मान कम होता है। ठीक है,
तो सबसे पहली बात 13 वर्ग की बात करें तो 13 वर्ग में क्या होता है, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति का मान वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, अर्थात यहां से इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की प्रकृति, क्षारीय प्रकृति ज्यादा किसकी होगी, टीएल की होगी, थैलियम की होगी। सबसे ज्यादा क्षारीय प्रकृति किसकी रहेगी, थैलियम की रहेगी। पहले वाले अम्लीय बनाएंगे, अम्लीय ऑक्साइड, इनके हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होंगे, इसके एल्यूमिनियम के उभयधर्मी, एल्यूमिनियम और गैलियम के उभयधर्मी, और इससे आगे जाने पर क्षारीयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दोबारा सुन लो, बोरोन की अम्लीय, ये उभयधर्मी प्रकृति के, और सबसे ज्यादा क्षारीय प्रकृति का व्यवहार कौन दर्शाएगा, थैलियम। तो मैं कहूं कि जब वर्ग 13 के सदस्यों में वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। बोरोन के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। एल्यूमिनियम और Ga गैलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। और नीचे वाले दोनों सदस्य आयन और Tl के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये हमने बात की है वर्ग 13 के सदस्यों में, ठीक है। जो बेरियम का ऑक्साइड है B2O3, जिसको बेरियम एनहाइड्राइड भी कहते हैं, B2O3 बेरियम का ट्राई ऑक्साइड, बेरियम का ट्राई ऑक्साइड है, उसको क्या बोलते हैं, बेरियम का एनहाइड्राइड, सॉरी बेरिलियम एनहाइड्राइड, बेरिलियम एनहाइड्राइड। B2 है, B2O3 बोरोन है, बेरिलियम नहीं है, क्या है, बोरोन, बोरोन के ट्राई ऑक्साइड है, बोरोन का ट्राई ऑक्साइड, बोरोन का ट्राई ऑक्साइड, जिसको बोरोन एनहाइड्राइड भी बोलते हैं, ट्राई ऑक्साइड, और क्या बोलते हैं, बोरोन का एनहाइड्राइड, बोरोन का एनहाइड्राइड, ठीक है। तो बोरोन का जो ऑक्साइड होता है वो ये अम्लीय व्यवहार दर्शाता है। अगले दो सदस्य उभयधर्मी प्रकृति के, और अगले दो सदस्य वो कैसी नेचर रखते हैं, क्षारीय नेचर रखते हैं। B2O3 बोरोन का ट्राई ऑक्साइड है, इसको बोरोन का एनहाइड्राइड कहते हैं। ये जब जल अपघटित होता है तो ये बोरिक अम्ल में बदलता है। जब ये जल अपघटित होता है तो किसमें बदलता है, बोरिक अम्ल में बदलता है। कैसे, B2O3 प्लस 3H2 बनेगा क्या, देखिए H2S3BO3, इसका नाम है बोरिक एसिड, बोरिक एसिड। जब बोरोन का एनहाइड्राइड, बोरोन का ट्राईऑक्साइड जल अपघटित होता है तो ये बदलता है बोरिक एसिड में। किस में बदलता है, बोरिक एसिड में बदलता है, ठीक है। और बोरोन के ट्राईहेलाइड की बात की जाए, ट्राईहेलाइड की बात की जाए, बोरोन का ट्राईऑक्साइड जल अपघटित होकर बोरिक एसिड में बदलता है। बोरोन के ट्राईहेलाइड की बात की जाए, BX3 की, BX3 की बात की जाए तो BX3 एक सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होता है, सहसंयोजक प्रकृति का इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होता है। सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन न्यून, इलेक्ट्रॉन न्यून होता है सहसंयोजक प्रकृति। न्यून होने का कारण इसका अष्टक अपूर्ण होता है, अष्टक पूर्ण नहीं होता। 8 इलेक्ट्रॉन कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, और संयोजक कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अष्टक न्यून यौगिक है। अष्टक न्यून यौगिक होने के कारण ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है, लुईस अम्ल की तरह। दोबारा सुन लीजिए, BX3 क्या होता है, सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, अष्टक अपूर्ण होता है, अष्टक न्यून यौगिक है। ये कैसे यौगिक है, अष्टक न्यून यौगिक। अष्टक न्यून यौगिक होने के कारण, इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण ये लुईस अम्ल का व्यवहार करता है, लुईस अम्ल का व्यवहार करता है। किसका व्यवहार करता है, लुईस अम्ल, ठीक है। बोरोन में देखा जाए तो तीन हैलोजन
जुड़े होते हैं और इसका संकरण sp2 होता है। 3 हैलोजन जुड़े होते हैं। एक बोरोन के पास pz रिक्त pz कक्षक होता है, वो हैलोजन के p कक्षक के साथ p पाई अतिव्यापन करता है, जिससे बोरोन और हैलोजन के बीच आंशिक द्विआबंध के गुण आ जाते हैं और द्विआबंध के गुण आने से Bx बंध लंबाई में कमी आ जाती है। Bx बंध लंबाई में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। वो कैसे है ध्यान से देखो। B और X के बीच इस प्रकार का क्या सिस्टम बैठता है, देखिए ये B है और इधर जुड़ा हुआ X, X और इधर जुड़ा हुआ X, ठीक है, और यहां जुड़ा हुआ X, X। अब क्या हुआ देखिए कि जब ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, B का संकरण होता है sp2, बोरोन का संकरण sp2 है। एक इसके पास रिक्त pz कक्षक है, ये pz कक्षक रहा रिक्त, और इधर हैलोजन के पास अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म और अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म का एक p कक्षक ये अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म का एक p कक्षक है और ये p कक्षक इस pz कक्षक के साथ बोरोन के p कक्षकों के साथ पार्श्व अतिव्यापन करता है, पार्श्व अतिव्यापन करता है, पाई बॉन्ड का निर्माण करता है। इसका निर्माण करता है पाई बॉन्ड, और जब पार्श्व अतिव्यापन यानी p पाई अतिव्यापन होता है, इस p पाई अतिव्यापन के कारण पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, पाई बॉन्ड बन जाता है और पाई बॉन्ड बनने के कारण B और X के बीच द्विआबंध के गुण आ जाते हैं। द्विआबंध के गुण आ जाते हैं। द्विआबंध के गुण आने के कारण, द्विआबंध के गुण आने के कारण B और X की बंध लंबाई में, Bx बंध लंबाई में कमी आ जाती है। Bx बंध लंबाई में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। कमी आ जाती है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, जब यहाँ हैलोजन के द्वारा और B के द्वारा p पाई जो अतिव्यापन होता है, p पाई अतिव्यापन जो होता है, ये जितना ज्यादा प्रभावी होगा, p पाई अतिव्यापन जितना प्रभावी होगा, जितना प्रभावी होगा, द्विआबंध के गुण उतने ही अधिक होंगे। द्विआबंध के गुण उतने ही अधिक होंगे और द्विआबंध के गुण जितने ज्यादा होंगे, इसकी इलेक्ट्रॉन न्यूनता कम होगी, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व कुल मिलाकर ज्यादा रहेगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व थोड़ा सा ज्यादा, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा। इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होने से इसकी लुईस अम्लीयता कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन घनत्व थोड़ा ज्यादा हो जाएगा जिससे लुईस अम्लीयता कम हो जाएगी, लुईस अम्लीयता कम हो जाएगी। लुईस अम्लीयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दोबारा सुन लो, जब ये देखा जाए कि जब p पाई बॉन्डिंग जितना ज्यादा होता है, जितना प्रभावी होता है, द्विआबंध के गुण उतने ज्यादा आते हैं। जब द्विआबंध के गुण ज्यादा आते हैं तो इलेक्ट्रॉन घनत्व थोड़ा बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है? थोड़ा बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व थोड़ा बढ़ने से इनके बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हो जाती है, अर्थात उसका लुईस व्यवहार क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, जो B(X3) है, इसमें बोरोन sp2 संग्रहित अवस्था में होता है। बोरोन के पास एक रिक्त pz कक्षक होता है, इधर हैलोजन के पास भी pz कक्षक होता है और हैलोजन के पास अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म का pz कक्षक होता है, जो बोरोन के रिक्त pz कक्षक के साथ पार्श्व अतिव्यापन करके पाई बंध का निर्माण करता है। पार्श्व अतिव्यापन करके कौन से बंध का निर्माण करता है? पाई बंध का निर्माण करता है। अब पाई बंध के निर्माण होने के कारण, पाई बंध बनने के कारण
बी और हेलोजन के बीच आंशिक द्विआवन के गुण आ जाते हैं। कौन से गुण आ जाते हैं? द्विआवन के गुण। द्विआवन के गुण आने से बंध लंबाई में कमी हो जाती है। द्विआवन के गुण आने से बंध लंबाई में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और बंध लंबाई में कमी आने से, देखिए द्विआवन के गुण आने से बंध लंबाई में कमी आ जाएगी, तो बंध कैसा हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व भी इन दोनों के बीच में बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो लुईस अम्लीयता में क्या आएगी? कमी आएगी। अब हमारा सवाल क्वेश्चन है, निम्न को लुईस अम्लीयता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए ये था पी पाई अतिव्यापन के कार्य। क्वेश्चन कौन सा है, ध्यान से देखिए। निम्न बोरॉन के हैलाइड्स में लुईस अम्लीयता का घटता क्रम व्यवस्थित कीजिए। देखिए निम्न हैलाइड को लुईस अम्लीयता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए क्वेश्चन है अपना, और क्या होगा देखिए, किस किस के बारे में पूछ रहे हैं? BF3, BCl3, BBr, BI3। देखिए बोरॉन कॉमन है, FCl BRI, वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ने के कारण, कभी हमने पढ़ा था अतिव्यापन साइज पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? साइज पर। अतिव्यापन किस पर डिपेंड करता है? साइज पर। साइज बढ़ने से अतिव्यापन कमजोर होता है। अतिव्यापन क्या होता है? कमजोर। अतिव्यापन कमजोर होता है। अतिव्यापन कमजोर होने से पी पाई बॉन्डिंग नहीं होगी, कम होगी पी पाई बॉन्डिंग। बोरॉन और हेलोजन के बीच द्विआवन के गुण कम आएंगे, इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं बढ़ेगा। बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी। बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता क्या रहेगी? ज्यादा। लुईस अम्लीयता भी अधिक रहेगी। लुईस अम्लीयता भी क्या रहेगी? अधिक रहेगी। दोबारा सुन लो, जो साइज बढ़ रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, अतिव्यापन कमजोर पड़ता है। साइज बढ़ने से अतिव्यापन प्रभावी नहीं हो पाता है। जब अतिव्यापन प्रभावी नहीं होगा, इसका मतलब अतिव्यापन कैसा रहेगा? कमजोर पड़ेगा। पी पाई बॉन्डिंग कमजोर हो जाएगी, कम होगी। बी और हेलोजन के बीच द्विआवन के गुण कम आएंगे। बी और एक्स के बीच द्विआवन के गुण कम आने से इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं बढ़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं बढ़ेगा तो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता क्या होगी? ज्यादा। और जब बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज्यादा होगी, अर्थात लुईस अम्लीयता क्या होगी? ज्यादा होगी। लुईस अम्लीयता क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, अब इधर देखिए FCl BRI, I का साइज बड़ा है,
सबसे कमजोर अतिव्यापन Bi3 में होगा, और Bi3 में कमजोर अतिव्यापन होने से p पाई बॉन्डिंग कमजोर, इलेक्ट्रॉन घनत्व में बढ़ोतरी नहीं होगी, बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, अर्थात लुईस अम्लता सबसे ज्यादा किसकी रहेगी? Bi3 की रहेगी। ये इसका सीक्वेंस लुईस अम्लता का। ये क्वेश्चन बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास। ये लुईस अम्लता का क्रम है। p पाई बॉन्डिंग जितनी कमजोर, लुईस अम्लता उतनी ही क्या होगी? ज्यादा। और अतिव्यापन साइज पर डिपेंड करता है। p पाई बॉन्डिंग किस पर डिपेंड करती है? साइज पर। साइज जितना छोटा होगा अतिव्यापन उतना ही प्रभावी होगा। यहाँ Bi3 में साइज बड़ा होने के कारण अतिव्यापन प्रभावी नहीं हुआ, पार्श्व द्विआबंध के गुण कम आए, इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं बढ़ा और इलेक्ट्रॉन के लेने की टेंडेंसी बढ़ गई, इसलिए लुईस अम्लता इसकी क्या होगी? बढ़ गई। बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में।